स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र कई वजहों से काफी चर्चा में रहा है, लेकिन आज की चर्चा का विषय बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही गर्व का विषय है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में ऑर्गेनाइज की गई एक बैठक में 12 मराठा फोर्ट्स को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशंस के कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर @UPSC with ASR, या फिर आप सीधा इस QR कोड को स्कैन करके भी मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए, खबर क्या है। खबर यह है दोस्तों कि हाल ही में एक फैसला लिया गया 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जहां पर कि इंडिया की तरफ से ऑफिशियल नॉमिनेशन किया गया था दोस्तों 2024-25 के लिए, जिसको कहा गया था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक हिंदवी स्वराज का सपना देखा था, और उस हिंदवी स्वराज के छत्रपति के रूप में 1674 में रायगढ़ नाम का जो शहर है महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में, तो उस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की उन्होंने। उनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन वो इकलौती ऐसी लोकेशन नहीं थी जहां पर मराठा पावर सेंटर था। बल्कि अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मराठा पावर सेंटर पूरी तरीके से वेस्टर्न घाट से शुरू होता है और आगे चलते चलते दोस्तों पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में मराठा एम्पायर लगभग पूरे देश में फैल जाता है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि शुरुआत कहां से हुई थी। शुरुआत हुई थी सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से, और थोड़े बहुत एरियाज दोस्तों जैसे कि कर्नाटका का बेल्लारी, या फिर कोलार बेंगलुरु, या फिर तमिलनाडु के कुछ एरियाज जैसे कि है ना सेंजी, या फिर परंजीपेट्टी या तंजावुर जैसे एरियाज मराठा एम्पायर के बिल्कुल शुरुआती इलाके थे। और आगे चल करके आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मशहूर कहावत कही जाती है कि कटक से अटक तक, है ना। तो कटक आप देखिए कहां पर है। कटक, ये उड़ीसा का कटक, और ये पेशावर के नजदीक बिल्कुल अटक यहां पर। और दक्षिण में दोस्तों आप तंजावुर में देख सकते हैं, तंजावुर से लेकर के और साथ ही साथ सिंधु नदी की फ्रंटियर्स तक। हालांकि ये जो मैप है ये मराठा फ्रंटियर्स को बहुत लंबे समय के लिए नहीं दिखाता है, बल्कि कुछ समय के लिए, जब मराठास अपने पीक पर थे तब इनका विस्तार यहां तक हो गया था। बाद में मुश्किल से मुश्किल मैं कहूंगा कि 5 साल भी ये मैप सही तरीके से टिक नहीं पाया, और मराठास वापस से डिक्लाइन कर जाते हैं और बेसिकली मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका नॉर्थ, इन सब एरियाज पर रूल करने लगते हैं। वेल दोस्तों, मेन अगर बात करें कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बेसिकली है क्या, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे, तो बने रहिएगा सेशन के अंत तक दोस्तों। इसमें एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग एक सैम्पल क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसकी मदद से आप आराम से एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेल दोस्तों, बात की जाए तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है, ध्यान रखिएगा, 17th से 19th सेंचुरी के दौरान 12 कुल मिलाकर के 12 फोर्ट्स जो हैं वो बनाए गए, ऐसे जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मराठा मिलिट्री माइट को, साथ ही साथ उनके स्ट्रैटेजिक और लोकेशन अवेयरनेस से बनाए गए बेहतरीन फोर्ट्स को। दोस्तों, ये फोर्ट्स एक तरीके से देखा जाए तो नेचुरल, राइट, नेचुरल तरीके के जितने भी लैंडस्केप्स थे उनको मॉडिफाई करके, साथ के साथ जो है वो इंजीनियरिंग के बेहतरीन स्किल के तौर पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ताकि एक तरीके से मान लीजिए कि इनविंसिबल फोर्ट्स रहे थे ये। ठीक है ना दोस्तों, इनमें से ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये दोनों स्टेट्स में ये फोर्ट मिलते हैं। ओवरऑल साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, इतने फोर्ट्स दोस्तों महाराष्ट्र में हैं, और तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट जो है वो ये आपको दिखता है। अब दोस्तों, अगर बात करें फोर्ट्स के बारे में थोड़ी और, अगर
समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी फोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे फोर्ट्स दोस्तों अलग अलग तरीके के टेरेन्स में बनाए गए हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फोर्ट्स जो है मराठा साम्राज्य के द्वारा उनके जो जियोग्राफिकल एरियाज थे, उनके जो टोपोग्राफी थी, उसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। दरअसल में दोस्तों मराठों की इनविंसिबिलिटी जो है वो एक इस वजह से भी थी क्योंकि मराठास अपने इलाके की भूगोल को बहुत ही ज्यादा बेहतर समझते थे। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो इस वजह से लगभग इनविंसिबल ही रहे। एक वो इंसिडेंट था जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर उन्हें साइन करना पड़ा था मिर्जा राजा जय सिंह के सामने। अगर उस एक घटना को छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज इनविंसिबल रहे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जो दुर्ग थे, ये जो किले थे, इनकी लोकेशन और इनकी जो स्ट्रक्चर थी, इनका कंस्ट्रक्शन जो था, दैट वाज समथिंग एल्स। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये एक ऐसा मिलिट्री लैंडस्केप बनाते थे जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनल अडेप्टेशन को दिखाता था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ-साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को भी दिखाता था। तो दोस्तों अगर बात करी जाए तो आज के समय में ये फोर्ट्स कौन मैनेज करता है? तो ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन में ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे शिवनेरी फोर्ट हो गया, लोहगढ़ हो गया, रायगढ़ हो गया, सुवर्णदुर्ग हो गया, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी, ये जो है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और जो सालेर फोर्ट है, राजगढ़, खांदेरी, प्रतापगढ़, इनको दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 12 के 12 फोर्ट्स सभी के सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में हैं, आपको वो स्टेटमेंट गलत मार्क करना है। ठीक है, कुछ ऐसे फोर्ट्स हैं जैसे कि साल्हेर, प्रतापगढ़, खांदेरी और राजगढ़ जो कि डायरेक्टरेट ऑफ द आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम महाराष्ट्र सरकार के प्रोटेक्शन में है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जिंजी का फोर्ट है ना डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अंडर में है, जबकि ऐसा है नहीं। जिंजी का फोर्ट भी जो है वो भी एएसआई के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जितने 12 फोर्ट्स जो हैं, ये क्या सब एक ही तरीके के फोर्ट्स हैं या फिर कुछ अलग तरीके के फोर्ट्स हैं? तो दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे फोर्ट्स हैं जो कि है ना कह सकते हैं वाटर बॉडीज में, समुद्र या समुद्र के किनारे तलों में बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से लैंड पर हैं, हिली एरियाज पर हैं, क्लिफ्स पर बने हुए हैं। एक नजर डालते हैं तो देखिएगा साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी जो है दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों में सिचुएटेड हैं और इसी वजह से इनको हिल फोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है दोस्तों ये घने जंगलों में बना हुआ है, यानी कि हिल फॉरेस्ट फोर्ट इसे कहेंगे। ठीक, पन्हाला जो है दोस्तों ये एक प्लेट्यूड हिल पर है, यानी कि हिल प्लेट्यो फोर्ट जो है, हिल प्लेटो फोर्ट मतलब ऐसी पहाड़ी जो ऊपर जाकर के एक टेबल की तरह फ्लैट हो गई है, उसे हिल प्लेटो फोर्ट कहते हैं। विजयदुर्ग जो है दोस्तों ये दरअसल में शोर लाइन, यानी मैंने आपसे बताया था ना समुद्र तट के बिल्कुल किनारे किनारे बना हुआ है, तो इसको जो है ना कोस्टल फोर्ट या तटीय किला कहते हैं। खांदेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग दोस्तों ये समुद्र के बीचों बीच बने हुए हैं और इनको कहा जाता है कि ये ओशनिक फोर्ट हैं। तो दोस्तों ये जो आप मैप देख रहे हैं ये कौन सा है? समुद्र के बिल्कुल बीच में एक टापू है, आइलैंड, उस आइलैंड पर बना हुआ दुर्ग है। ये है दोस्तों सिंधुदुर्ग। कौन सा है ये? सिंधुदुर्ग। फिर आप देख सकते हैं ये पहाड़ पर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड रायगढ़, है ना दोस्तों। ये कौन सा है? ये रायगढ़ दुर्ग है। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पर और बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है और बड़ा ही कठिन तरीके का इसका रास्ता दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफिकल्ट। ये है दोस्तों आपका प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़। दोस्तों ये जो है बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये भी समुद्र के बीच में एक अपराइज्ड लैंड है, उस पर आइलैंड पर बना हुआ दुर्ग है। दोस्तों ये है आपका सुवर्ण दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी एक पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रॉक्स, बोल्डर पीसेस हैं। दोस्तों ये है आपका जिंजी, है ना, जिंजी। तो अलग अलग तरीके के फोर्ट्स आप लोगों ने देख लिए। अब आइए जानते हैं कि जो ये रिकॉग्निशन हुआ है, इस रिकॉग्निशन के बारे में थोड़ी और जानकारी हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो रिकॉग्निशन हुआ है, दैट टुक प्लेस इन 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी क्या है? यूनेस्को की एक बॉडी है। कहां पर बैठक हुई? तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहां पर है दोस्तों? तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स है पेरिस, ठीक है, पेरिस। तो दोस्तों भारत सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो जनवरी 2024 में ऑलरेडी प्रपोजल्स भेज दिए गए थे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास। जिसके बाद होता यह है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो एक रिगरस क्रॉस एग्जामिनेशन करती है कि जिस भी मॉन्यूमेंट को भेजा गया है, क्या वो मॉन्यूमेंट डिजर्विंग है इस लिस्ट में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों होता यह है कि विजिट होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, जिनको आइकोमॉस कहा जाता है। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट करते हैं इन सभी प्रपोज्ड साइट्स को, और उसके बाद फिर आगे की रिकमेंडेशन दी जाती है। दोस्तों इसमें अगर बात करें तो रिव्यू के बाद जो रिकमेंडेशन दी जाती है, ये सीधा पहुंचाई जाती है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में। तो सेम यही प्रक्रिया का पालन करके क्या किया गया, इस बार के 12 मराठा फोर्ट्स को या मिलिट्री लैंडस्केप को नॉमिनेट करके और उसे फाइनलाइज किया गया। दोस्तों क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अलावा यूनेस्को जो है वो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी डिक्लेयर करता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्राइटेरिया 4 एंड क्राइटेरिया 6 कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं दोस्तों ये? तो फोर्थ होता है आर्किटेक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज क्राइटेरिया 4, ठीक है ना, क्राइटेरिया 4। और दोस्तों सिक्स्थ जो होता है, ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ कौन सा होता है? दैट इज द एसोसिएशन विथ लिविंग ट्रेडिशंस और आइडियाज। तो सिक्स्थ होता है आपका एसोसिएशन विथ लिविंग ट्रेडिशंस एंड आइडियाज, ठीक है दोस्तों, एंड आइडियाज। यानी कि ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने की वजह से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को अवार्ड किया गया है ये रिकॉग्निशन, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कल्चरल ट्रेडिशन, आर्किटेक्चरल, टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हर चीज इन दोनों क्राइटेरिया के तहत कंसीडर की जाती है, ध्यान रखेंगे। वेल दोस्तों, अगर किसी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, अब देखिए ये पूरी तरीके से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, तो उसका पर्पस क्या है? किसी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया तो क्या पर्पस है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पर्पस क्या होता है दोस्तों कि प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द हेरिटेज बेस्ड अपॉन द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज। देखिए भाई क्या होता है कि अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया तो ये दुनिया की एक शेयर्ड हेरिटेज बन जाती है, किसी देश की इंडिविजुअल या पर्सनल हेरिटेज नहीं, पूरे विश्व की विरासत बन जाता है। विश्व की जिम्मेदारी है कि वो इसे संरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप ये देखें तो 196 कंट्रीज जो कि इसके मेंबर हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के, तो बेसिकली दोस्तों ये सारे देश मिल करके अपनी एक्सपर्टीज, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं टू प्रिजर्व दीज प्लेसेस, राइट एवरीवन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें भारत की पोजीशन क्या है फिलहाल, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर भारत भी है, 2021 से 2025 तक के लिए मेंबर है दोस्तों। ये बातें एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। वेल दोस्तों, लास्ट ईयर अगर बात करें तो इसी तरीके से लास्ट ईयर आसाम के, है ना, आसाम के
मोइदाम्स ऑफ चराइदेव, इनको रिकॉग्निशन मिला था दोस्तों, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया था 46 सेशन में। 46 सेशन कहां पे हुआ था? ये पेरिस में नहीं हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, इंडिया में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। वेल दोस्तों, फिलहाल अगर बात करें ओवरऑल इंडिया की क्या पोजीशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो यहां पर भारत जो है दुनिया में 6वां सबसे बड़ा और एशिया पैसिफिक में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों, एज फार एज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसर्न इन वन कंट्री। ठीक है, अगर यहां पर देखें तो भारत के पास टेंटेटिव लिस्ट में जो है टोटल मिलाकर के 62 साइट्स हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेल आप, अगर आपने सेशन दोस्तों यहां तक देखा है तो कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि दुनिया में वो कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट्स में जरूर। वेल दोस्तों, इसके अलावा अगर देखेंगे तो हर एक स्टेट की तरफ से, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, स्टेट मतलब कि जो पार्टिसिपेंट स्टेट्स हैं, है ना, यूनेस्को के, उनके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कुछ न कुछ नाम हर साल भेजे जाते रहते हैं दोस्तों। उन नामों का बाकायदा, है ना, रिव्यू होता है और एक टीम जो है ना, विजिट करती है एंड उसके बाद ये पूरा डिसीजन फाइनलाइज होता है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। वेल दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये नोडल एजेंसी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लोकल मेंटेनेंस के लिए, देखभाल के लिए और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिजर्वेंस के लिए जरूरी होती है, ऑथराइज की गई है। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के सामने आ सकता है। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपसे, है ना, पूछा जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 1 क्या रहेगा? दैट इज इन 2025 एट 46th वर्ल्ड हेरिटेज या 46th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को, द 12 Maratha forts were added to the list of World Heritage Sites. With this inclusion, India is currently second in the list of the countries with highest number of World Heritage Sites in Asia Pacific. Third, currently, including the latest ones, there are a total of 49 World Heritage Sites in India. ठीक है, तो दोस्तों ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। इसमें आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं? चॉइसेस आपके पास है, बताना क्या है भाई कि हाउ मेनी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दोस्तों कितने हैं, ये आपको बताना है। योर चॉइसेस आर ओनली वन ऑफ देम, बी इज only 2 of them, right? Only 1 of them, only 2 of them, all 3 or none. ठीक है,
तो कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिएगा। एक बार दोबारा से आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 2025 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं बैठक में 12 मराठा किलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस सम्मेलन के साथ साथ भारत वर्तमान में एशिया पैसिफिक में सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल की सूची वाले देशों में दूसरे स्थान पर आ गया है। और इसके साथ साथ इन है ना, जो अद्यतन सूची के अनुसार भारत में विश्व विरासत स्थल के कुल स्थल 49 हैं, 49 हैं। तो इन 3 स्टेटमेंट्स में से ध्यान से आपने सुन लिया होगा कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, इनकरेक्ट हैं। केवल इन तीनों में कोई एक गलत है, इन तीनों में कोई 2 गलत है, इन तीनों में सारे गलत हैं, या इन तीनों में कोई भी गलत नहीं है। तो दोस्तों कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको इस तरीके के सेशन के और भी कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, या आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर। और साथ के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज अंतिम दिन है दोस्तों, आज अंतिम दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आज गुरु कृपा सेल का आखिरी दिन चल रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपए में P2I फाउंडेशन का 2026 का बैच दोस्तों अवेलेबल है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम प्योरली बैचेस अवेलेबल हैं। इन बैचेस में आपको मौका मिलता है न सिर्फ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक साथ देखने का, बल्कि आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है। आप ये समझ के चलिए कि प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स यहां से लेकर के और मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको इसी कोर्स में, इसी प्रोग्राम में कराई जाएगी। इस प्रोग्राम में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ठीक पहले सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम से एक स्पेशल आपके लिए शेड्यूल लगेगा, जो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आपको बिल्कुल तैयार कर देगा। मेंस के पहले दोस्तों मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, जिसके तहत अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो आप हमारे साथ स्टडी IQ के हेडक्वार्टर्स में हमारे ऑफलाइन कैंपस में पढ़ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन के फीस में ऑफलाइन की तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते आप डिजर्विंग हो तो अगर आपको लगता है कि आप डिजर्विंग हैं तो बिल्कुल सही समय है। आज के बराबर फीस इतनी कम आपको नहीं मिलने वाली कभी भी। सो गाइस, आज लोएस्ट फीस है, तो आप जरूर एनरोल कीजिए। याद करिएगा, एनरोलमेंट के समय जब आप किसी भी तरीके से है ना मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको कोड कौन सा यूज करना है। यू हैव टू यूज दिस कोड ASR live। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओके एवरीवन, यू हैव टू यूज दिस कोड ASR live। मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रखेंगे, दैट इज ASR LIV। ठीक है दोस्तों, दैट इज द कोड विच यू हैव टू यूज। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।